हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द मेयर ऑफ कास्टरबिची, विच इज़ रिटन बाय टॉमस हार्डी। ही वी गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर फर्स्ट जो है एक लेट समर की इवनिंग की बात है, 1820 के दशक की। एक मैन, एक वाइफ उसकी और उसका एक बच्चा, या जो फीमेल भी हो सकती है, अभी पता नहीं है। वेडन प्राइड्स जो है गांव की तरफ बढ़ रहे हैं पैदल पैदल। जो ये मैरिड कपल है उनका नाम क्या है, माइकल और सुजान हेंचार्ड, है ना। और चुपचाप हैं वो जब वो चल रहे हैं। माइकल जो है वो एक बहुत ही स्किल्ड ब्राह्मीण है ना, थोड़ा सा सिनिकल है। और सुजान जो है वो उस समय बहुत खूबसूरत लगती है, जब खासकर वो अपनी बेटी से बात करती है। अभी भी बताया नहीं है हमने, उन्होंने बेटे से या बेटी से किसी से भी हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि ये बेटी है, इसलिए हम यहाँ पे बेटी बोल देते हैं। माइकल जो है वो एक बैलेट शीट जो है उसके पास है, उससे पढ़ रहा है। रोड पर उनको क्या होता है, एक टर्निप होअर जो है, टर्निप होअर किसको बोल सकते हैं अपन, जो अपन बोल सकते हैं कि शलजम की खेती करता है ना। शलजम की खेती करते हैं, शलजम जो है क्या बोलेंगे उसको अपन, और शलजम ही बोलते हैं। और मूली ऐसा होता है थोड़ा सा ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। तो उनको एक शलजम की खेती करने वाला व्यक्ति मिलता है। और माइकल जो है वो हे ट्रसर है। हे ट्रसर माने जो फसल का कटा हुआ भाग जो उसके क्या बनाता है, गट्ठे बनाता है, गोले बनाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय ब्रिटेन में 60 पाउंड्स का एक ट्रस हुआ करता था, है ना, मतलब एक गोला या एक गोला ही बोल दीजिए इसको। और वो उससे पूछता है माइकल कि क्या वेडन में उसको कोई काम मिलेगा। और टर्निप होर कहता है कि अभी इस समय तो कोई काम नहीं है, पर अभी मेला चल रहा है वेडन में, वहां पर एनिमल्स जो है उनकी ऑक्शन होती है पूरे दिन भर। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, माइकल और सुजान जो है वो वेडन फेयर में पहुंचते हैं। जगह का नाम है, याद रखना। माइकल जो है अपनी फैमिली को एक ऐसे टेंट की तरफ, एक ऐसे तंबू की तरफ ले जाना चाहता है जिसमें कि अच्छी बियर, शराब और साइडर भी, एक तरह की शराबी होती है एप्पल जूस से, एप्पल जूस को फर्मेंट करके बनाई जाती है। और यहाँ पर है ना, ध्यान रखना, साइडर के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं कंट्री वाइज। तो सुजान जो है वो कहती है कि हम फर्मिटी बेचने वाले टेंट पे जाएंगे। फर्मिटी क्या है वो कोई बता रहा है। फर्मिटी जो है वो कॉर्न, मिल्क, किशमिश और जो मुनक्का होता है उसका मिक्सर है। माइकल को पता लगता है कि जो फर्मिटी वुमन है उसके पास रम से भरे हुए कुछ बाउल्स भी हैं, और वो उसको एक्स्ट्रा पैसे देता है कुछ, कि वो उनके खाने में या उसके खाने में सिर्फ क्या मिला दे, रम मिला दे। माइकल की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, और जब वो पियक्कड़ बन जाता है, जब वो पी लेता है, और अब वो जोवियल से, खुश मिजाज से क्या बन जाता है, झगड़ालू बन जाता है। सुजान उसको बहुत वार्न करती है कि उनको अपने रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु वो लगातार जो है वो क्राउड से बातें कर रहा है। अपनी शादी जो कि जल्दी हो गई थी उसके बारे में वो दुख बनाता है, और अपनी वाइफ से और बच्चे से कैसे बंध चुका है वो बताता है। वो टेंट के बाहर जो है वो ऑक्शन चल रही है, मतलब पशुओं की खरीद बेच चल रही है। जब उनकी सबसे बुरी क्वालिटी के हॉर्सेस जो हैं वो बिक रहे हैं, वो आवाज़ें जो सुनाई दे रही हैं। माइकल उस समय क्या करता है कि आदमियों को भी जो है परमिशन होनी चाहिए, अलाउड होना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को बेच सके। और वो कहता है कि अपनी वाइफ को उसी वक्त बेच देगा अगर ऐसा होता तो, अगर वो उसको कोई खरीदने वाला मिल जाए तो। आगे क्या होता है, सुजैन जो है अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे जोक्स वो पहले भी पब्लिक में कर चुका है, लेकिन इस बार वो अपनी मैरिज को लेकर कुछ ज़्यादा ही दूर आगे बढ़ गया है। और माइकल जो है अपनी वाइफ की ऑक्शन बिगिन करता है, और एक छोटा सा आदमी है, हाइट इसकी कम है, याद रखना, वो अपने आप को ऑक्शनियर के रूप में ऑफर करता है, मतलब वो ऑक्शन को आगे बढ़ाएगा। कोई जो है 5 शिलिंग्स देता है, ऑफर करता है सुजैन के लिए, याद रखना। तो लेकिन माइकल कहता है कि वो कम से कम 5 गिनीज लेगा, है ना। सुजैन जो है वो इस अपनी खुद की ऑक्शन को चुपचाप देखे जा रही है, और कोई भी ऑफर बिड नहीं करता है, क्योंकि वो इसको क्या मान रहे हैं, एक जोक मान रहे हैं ना, याद रखना ना। अब क्या होता है, दरवाजे से एक आवाज आती है कि भाई मैं तुम्हारी वाइफ को खरीदने को तैयार हूँ, और वो आवाज एक सेलर की है, इसका नाम है रिचर्ड न्यूसन, है ना। वो जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसको देख रहा था, और वो अपनी बोली लगाता है 5 गिनीज की।
और वो रिचर्ड न्यूसन उसका नाम है, याद रखना। अभी जो सब मजाक समझ रहे थे उसकी टोन, उस पूरे की पूरी क्राउड की टोन क्या हो जाती है, सीरियस हो जाती है। और सीजर कहता है कि वो सुजान और चाइल्ड को खरीद देगा अगर वो विलिंग है तो, मतलब अगर सुजैन चाहती है तो। सुजैन भी इस पे एग्री हो जाती है कि मैं माइकल से दूर होना चाहती हूँ। माइकल जो है वो पैसे ले लेता है और सुजान जो है वो न्यूसन के साथ चली जाती है, परंतु वापस मुड़ के आती है और अपनी जो वेडिंग रिंग है वो उस पर जोर से फेंकती है और कहती है कि तुम्हारी टेम्पर बहुत खराब रही है, हमेशा गुस्से वाला रहा तू, और वो अपना लक कहीं और आजमाना चाहेगी। माइकल थोड़ा सा डिसओरिएंटेड हो जाता है, थोड़ा सा मतलब हक्का बक्का रह जाता है जो हुआ उससे, परंतु अभी वो है नशे में, है ना, तो इसलिए शायद वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। और नेक्स्ट क्या होता है, क्राउड जो है वो उन तीनों को मतलब न्यूसन को, सुजैन को और उस बच्ची को बाहर निकलते देखते हैं दरवाजे से। और हॉर्सेस जो है, अब बाहर के सीन की बात करें, बड़ा पीसफुल है। हॉर्सेस जो हैं वो घर जाने की तैयारी में हैं और रोजी कलर जो है क्लाउड्स हैं वो आसमान में जो है मंडरा रहे हैं या हैं, है ना। जंगल एकदम शांत है और वादियां भी शांत हैं और नेचर जो है बिल्कुल उल्टा है, कॉन्ट्रास्ट है वो जो अंदर हुआ है टेंट के उसके, है ना। कस्टमर्स फील करते हैं कि सुजैन का जाना जो है माइकल के लिए अच्छा ही है क्योंकि इसका इतना खराब बिहेवियर था। माइकल जो है वो कहता है कि उसको उस बच्ची को साथ लेके जाना नहीं चाहिए था। अगले दिन सुबह जो है माइकल जगता है और बहुत ही हैंगओवर सी की स्थिति में जो है वो पिछली शाम के इवेंट्स को याद करता है। उसे अपनी वाइफ की वेडिंग रिंग मिलती है घास में पास में और उसकी जेब में नोट मिलते हैं, 5 गिनीज में बेचे है उसने। और माइकल जो है वो टेंट से बाहर निकलता है, बहुत ही खूबसूरत सुबह सितंबर की। जिप्सी जो है घूमने वाले वेस्टर जो हैं दूसरे, वो सो रहे हैं अभी भी और इसलिए वो वेडन से बिना किसी के द्वारा ऑब्जर्व किए निकल जाता है और लगभग 1 मील दूर जो है एक गेट के पास रुकता है। वो उसके ऊपर झुकते हुए अपने पिछली शाम के जो काम है उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, मतलब सोचता है कि मैंने क्या कर दिया है। हैंचर्ड जो है उसको इस बात की चिंता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी या अपना नाम जो है शायद शराब पिए हुए रिवील कर दिया होगा और उसे बहुत ज़्यादा हैरानी भी होती है और गुस्सा भी आता है कि सुजैन जो है वो अपनी सेल को सीरियसली लेकर क्यों उसके साथ चलेगी, उस व्यक्ति के साथ चलेगी, है ना। और उसे लगता है कि सुजैन बहुत ही सिंपल है और उसने इस सिंपलिसिटी में ही इस सेल को, जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी उसके अकॉर्डिंग, उसको बाइंडिंग मान लिया होगा, मतलब बाध्यकारी मान लिया होगा और वो उस पर गुस्सा भी करता है बहुत ज़्यादा। और उसे लगता है कि उसका जो ये शर्मीलापन है वो उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया उसने, बजाय इसके कि वो उसके प्रति बिटर होती, अगर वो उसके प्रति गुस्सा करती, है ना। अब वो कसम खाता है कि वो उसको एलिजाबेथ जेन जो है उसकी डॉटर है, नाम आता है पहली बार, उनको ढूंढ लेगा। हैंचर्ड जो है वो चलता रहता है जब तक कि उसके सामने एक गांव आता है और गांव का एक चर्च आता है। चर्च में जाता है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। सुबह सुबह का समय है जब सारे के सारे लेबरर्स चले गए हैं काम में, लेकिन उनकी वाइफ अभी भी सोई हुई है, जगी नहीं है। चर्च में जो है वो जोर से कसम खाता है बोलकर कि वो 20 साल तक, कितने साल तक, 20 साल तक जो है वो शराब नहीं पिएगा। अगर वो शराब पिए तो वो गूंगा, अंधा और असहाय हो जाएगा अगर वो अपनी कसम तोड़े। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार तो पूछ चुका है वो कितने साल तक उसने शराब ना पीने की कसम खाई थी, तो आप ये जरूर याद रखना कि अगर वो कसम तोड़ता है तो उसने क्या कहा था कि उसके साथ क्या हो, गूंगा, बहरा और ऐसा हो जाए। तो एक नई डायरेक्शन में उसने स्टेप लिया है और वो उसी गांव में अपना ब्रेकफास्ट करता है, ठीक है। हैंचर्ड जो है अपनी वाइफ और बच्ची को ढूंढता है, परंतु जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते हैं अपनी जो सर्च वो कंटिन्यू कर रहा है, वो अपने जॉब्स भी चेंज कर रहा है बीच बीच में, और उसे महसूस होता है कि ये जो सर्च है उसकी वो कितनी मुश्किल है। वो अपना मिसकंडक्ट, अपना जो गलत बिहेवियर उसने किया था वो भी रिवील नहीं करना चाहता, इससे भी उसकी सर्च में जो है बाधा पहुंच रही है, क्योंकि अगर वो पूरी बात बताएगा तो उसको उसका नाम बदनाम होगा। तो अंततः वो कहाँ पहुंचता है, एक वेस्टर्न किनारे पे पहुंचता है समुद्र के। उसे पता लगता है कि जिस प्रकार का वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जिस तरह के लोगों को वो ढूंढ रहा है, वो उसके आने से पहले ही वहां से चले गए हैं। और अंततः वो अपनी सर्च को जो है विराम देता है, मतलब हार मान लेता है, वो त्याग देता है उसको और साउथ की तरफ मूव करता है वो कैस्टरबीज नाम के टाउन में सेटल होने के लिए।
ये तो बात थी आपके चैप्टर नंबर 2 की। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। इसी के साथ चैप्टर 3 शुरू होता है। 18 साल बीत गए हैं माइकल ने जब अपनी पत्नी को बेचा था उस घटना के, और ये ऑटम का टाइम है और एक सुजैन जो है और एलिजाबेथ जो है वो चेंज हो गए हैं, लेकिन वो रोड जिस पे वो चल रहे हैं वेडन प्राइड्स की, वो चेंज बहुत ही कम हुई है, ना के बराबर हुई है। सुजैन जो है वो विडो की तरह ड्रेस्ड है, ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं उसने। एलिजाबेथ जेन जो है वो बहुत ही यंग वुमन हो गई है और मदर और डॉटर जो है वो हाथ में हाथ डाले हुए चल रहे हैं। वेडन फेयर जो है वो काफ़ी बदल गया है ना, क्योंकि जितने भी एंटरटेनमेंट्स वहाँ पे शो जो हो रहे हैं वो रिसेंटली जो इन्वेंशंस हुए हैं साइंस में, उनका प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। लाइव स्टॉक्स और जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब पशु वगैरह जो है उनकी बिक्री है वो हाफ हो गई है ना, क्योंकि जो पास में नेबरिंग विलेजेस या टाउन्स में जो गांव है या टाउन्स है जो मेले लगते हैं या जो वहाँ पर बिक्री होती है, उससे यहाँ की बिक्री पे असर हुआ है। एलिजाबेथ जेन जो है वो क्वेश्चन करती है अपनी माँ को कि वो उस मेले में क्यों रुक रहे हैं। सुजैन कहती है कि वो न्यूसन जो कि जिससे शादी हुई थी, जिसने सुजैन को खरीदा था, उससे वो इसी फेयर में मिली थी। एलिजाबेथ जो है वो बहुत ही दुखी होती है रिचर्ड न्यूसन की डेथ पे, जो कि समुद्र में अभी डूब के मर गया था, अभी मतलब थोड़े टाइम पहले। उसे पता नहीं है कि न्यूसन उसका बायोलॉजिकल फादर या वास्तविक फादर नहीं है। हेजिडेंटली मतलब थोड़ा सा हिचक करते हुए सुजैन एडमिट करती है कि उसने इसी फेयर में लास्ट बार अपने उस रिलेटिव को देखा हुआ जिसे वो ढूंढने जा रहे हैं। जब एलिजाबेथ से पूछती है कि उस माइकल हैंचर्ड से उसका क्या रिलेशन है, तो सुजैन कहती है कि वो बहुत दूर का रिलेटिव है उसका, शादी से मतलब ससुराल पक्ष से, जो एलिजाबेथ को कभी जानता नहीं था, एलिजाबेथ को जानता नहीं है। मतलब मेले में सुजैन को वही फॉर्मेटिव वुमन मिलती है जिसकी शॉप पे आके उसने ड्रिंक किया था, यानी कि फॉर्मेटिव में ड्रिंक पिया था, जो बहुत ही गरीब हो चुकी है और बूढ़ी भी हो चुकी है। उसकी फॉर्मेटी का जो पोर्ट है वो अब टेंट के बाहर रखा हुआ है, जो पहले उसके पास ग्रैंड टेंट था वो नहीं है, और वो बहुत ही पुअर कस्टमर्स को अपना सामान बेच रही है। एलिजाबेथ जो है पीछे रहती है जब उसकी मदर उससे फॉर्मेटिव वुमन से बात करने जा रही है, और वो एलिजाबेथ जेन जो है उससे क्वेश्चन भी करती है, एक वार्न भी करती है कि ऐसी पुअर वुमेन से बात करके उनकी जो प्रेस्टीज है वो कम हो जाएगी, अच्छा नहीं है उनके लिए। सुजैन उस फॉर्मेटिव वुमेन से फॉर्मेटिव का एक बाउल खरीदती है और वो वुमेन उसे कहती है कि क्या वो उसके अंदर रम मिलाना चाहेगी। सुजैन मना कर देती है और ये उसको याद दिलाती है कि कैसे इसी रम्स के कारण उसके पति ने उसको ऑक्शन में बेच दिया था। सुजैन क्वेश्चन करती है कि भाई तुम्हें अपने पास्ट के बारे में और तुम्हारे बेटर डेज के बारे में कुछ याद है या कुछ बताओ मतलब। तो वो कहती है कि उस औरत को, मतलब वो पूछती है उससे कि उस औरत को क्या याद है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 18 साल पहले उसके टेंट में बेच दिया था। फॉर्मेटिव वुमन जो है उसे हैंचर्ड याद है, परंतु केवल इसलिए याद है, वो कहती है कि वो फेयर में अगले साल आया था, है ना। हैंचर्ड ने उसे कहा था कि अगर कोई वुमन कभी उससे पूछे तो उसे बताना कि वो कास्टरब्रिज चला गया है। सुजैन जो है वो अपनी पुत्री के पास आती है उसे रिपोर्ट करने के लिए कि उसने उनके लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव के बारे में जान लिया है ना, और अब वो एक टाउन है जिसका नाम है कास्टरब्रिज, उसकी तरफ जाएंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 जो है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। हम आगे मूव करते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 में जो है हम शुरू करते हैं। सुजान ने कभी एलिजाबेथ जेन को बताया नहीं है हैंचर्ड के बारे में पूरे सत्य, और वो जो घटनाएं वेडिंग प्राइस में हुई थी उनके बारे में। सुजैन ने बहुत ही मासूमियत से मान भी लिया था कि उसकी जो रिचर्ड न्यूसन को सेल हुई थी वो बहुत ही बाध्यकारी थी, परंतु उसके एक फ्रेंड ने जिस पे सुजैन ट्रस्ट करती थी, उसने उसको बताया था कि भाई ये बात सही नहीं है, मतलब तुम्हारी जो सेल है वो बाइंडिंग नहीं है। परंतु वो बिल्कुल बट चुकी थी अपनी लॉयल्टी जो उसके वास्तविक पति के प्रति थी और उसका जो न्यूसन से कनेक्शन था उसके बीच में वो बिल्कुल मतलब बट चुकी थी, और उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन था कि वो किससे बिलोंग करती है। न्यूसन के जाने की जो खबर थी उससे सुजैन के अंतरात्मा को बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि अब वो अपने पति को, वास्तविक पति को, हैंचर्ड को ढूंढ सकती थी। सुजैन एलिजाबेथ जेन को बताती है कि वो एक रिलेटिव को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि
न्यूसन के जाने के बाद वो जब गरीब हो गए हैं तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सितंबर की इवनिंग है और मदर और डॉटर जो हैं वो कास्टर ब्रिज में पहुंचते हैं। एक बहुत ही पुराना सा गांव है ना, जिसमें कि पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं। दो आदमी जो हैं बात करते हुए उनके पास से गुजरते हैं और एलिजाबेथ जेन जो है उन्हें वो नाम बोलते हुए सुनती है। कौन सा नाम? हैंचर्ड। सुजैन जो है परंतु वो पब्लिकली सबसे पूछना नहीं चाहती, वो गुपचुप या चुपचाप जो है हैंचर्ड के बारे में और हैंचर्ड का रोल क्या है उस गांव में वो जानना चाहती थी। चर्च के सामने जो खाली एरिया है वहां पर कुछ औरतें जो हैं ब्रेड जो हैं वो उनके पीस को टेस्ट कर रही होती हैं। सुजैन जो है वो पूछती है कि नियरेस्ट बेकरी कहाँ है, परंतु सुजैन और एलिजाबेथ को पता लगता है कि गांव में या टाउन में ब्रेड की शॉर्टेज हो गई है क्योंकि किसी ने खराब गेहूं जो है वो बेचा था। जो औरत है बताने वाली वो ये नोट करती है कि जो दो औरतें हैं एलिजाबेथ जेन और सुजैन वो टाउन में नहीं लगती हैं, परंतु सुजैन बहुत जल्दी वहाँ से चली आती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसको ऑब्जर्व करे उससे पहले कि वो हैंचर्ड की सिचुएशन और हैंचर्ड कहाँ रहता है उसके बारे में जान ले। मतलब हैंचर्ड के बारे में जानने से पहले वो नहीं चाहती कि कोई उसके बारे में जाने। और इसी तरह चैप्टर 4 जो हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है उसकी शुरुआत होती है, कुछ बैंड बाजे से बज रहे हैं और सुजैन और एलिजाबेथ जेन जो है वो एक जो प्रमुख होटल एक्चुअली कास्टर ब्रिज का नाम याद रखना, गोल्डन क्राउन, उसके बाहर आते हैं। उसके फ्रंट रूम के कमरे फ्रंट जो कमरा है उसके पर्दे खुले हुए हैं और उससे क्या होता है कि उनको दिखता है सामने कि कुछ ऐसे फ्री के जो लोग होते हैं वो सामने खड़े हैं और फ्रंट रूम में जो घटनाएं हो रही हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सुजैन जो है वो एलिजाबेथ जेन को बोलती है कि वो इस ग्रुप से पूछे हैंचर्ड के बारे में कुछ मतलब जानकारी जुटाए। एलिजाबेथ जेन जो है वो एक बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या चल रहा है और वो उसे बताता है कि वो इस टाउन के सबसे जो अमीर आदमी है एक तरह से, उनका जिनके अंदर काउंसिलमैन भी है, मेयर भी है, जिसका नाम हैंचर्ड है ना, उनको देख रहे हैं। तो एलिजाबेथ जेन जो है वो बहुत सरप्राइज होती है और सुजैन भी उसके साथ, और वो रोड के एक तरफ कुछ सीढ़ियाँ हैं मतलब ऊंचाई के लिए, तो वो उन पर चढ़ जाती हैं ताकि वो होटल के रूम में क्या हो रहा है देख पाएँ। हैंचर्ड जो है वो टेबल के साइड में, यानी कि टेबल पर तो अपन हिंदी में नहीं बोलेंगे इसको, मतलब टेबल के पास जो कुर्सियाँ लगी होती हैं उनमें हेड के रूप में बैठा हुआ है ना, और कभी कभी हंस रहा है बीच में। जो उसका फेस जो है वो मैच्योर हो चुका है, उसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं जिसमें कि डायमंड्स स्टड किए हुए लगे हुए हैं, और उसके दाएं हाथ में सिर्फ पानी का ग्लास है। सुजैन जो है जब वो हैंचर्ड की तरफ देखती है तो वो इमोशंस से भर जाती है और अपने पास्ट में चली जाती है। एलिजाबेथ जेन अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने अपने इस रिलेटिव को कभी देखा है, क्या उसने अपने इस रिलेटिव को देख लिया है और दिखाई दे गया है क्या? और सुजैन जो है वो कहती है कि हाँ उसने देख लिया है, अब वो मरना चाहती है। लेकिन एलिजाबेथ जेन जो है वो सोच रही है कि उसकी मदर डरी हुई है शायद कि हैंचर्ड उनकी हेल्प नहीं करेगा, और वो कहती है कि उसे तो लग रहा है कि वो एक बहुत ही जनरस आदमी है ना, वो मतलब उसके जो कपड़े हैं और उसका जो लुक है, और खासकर उसके कपड़े ना जिसमें डायमंड्स लगे हुए उनको दिखाकर वो बोलती है। एलिजाबेथ जेन जो है वो अपने इस कनेक्शन से बड़ी ही एक्साइटेड है मेयर के साथ, है ना, और अंदर चल रहा है उस सीन को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रही है। वो नोटिस करती है कि हैंचर्ड का वाइन ग्लास कभी भी भरा नहीं जाता, और ये बात जो है वो उस ओल्ड मैन से पॉइंट करके पूछती है जो भीड़ में खड़ा था। ओल्ड मैन कहता है कि हैंचर्ड बहुत ही मतलब फेमस है इस टाउन में अपनी जो उसकी जो एब्सटिनेंस है, मतलब जो दूर रहता है लिकर से, है ना, क्योंकि उसने एक कसम खाई थी कम से कम 2 साल तक और नहीं पिएगा, मतलब वो कुल मिला के 18 साल हो चुके हैं, 2 साल और नहीं पिएगा, मतलब 20 साल की कसम खाई थी उसने। दूसरा एक आदमी जो है उनके कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन कर लेता है, और वो दोनों ही कहते हैं कि हैंचर्ड एक बहुत ही अकेला विधुर है, मतलब विडोवर है। एलिजाबेथ जेन पूछती है कि उसकी वाइफ कब मतलब उससे दूर हुई थी या मरी थी जैसे भी, और
वो उन्हें पता लगता है कि बहुत पुरानी बात है उन, और हैंचर्ड के कास्टर ब्रिज आने से पहले की बात है। हैंचर्ड जो है, जैसा कि उसको वो आदमी बताते हैं, उस टाउन के सबसे जो अच्छा बिजनेस है वेट का गेहूं का, उसको ओन करता है ना। और उसने जो सोसाइटी में अपना एक स्थान बनाया है वो अपनी बड़ी ही मतलब लगन से और मेहनत से बनाया है। हालांकि हाल ही में उसने बहुत ही बुरा जो वेट है वो बेचा है, जैसा हमने पहले भी देखा था। और होटल के अंदर जो एक छोटा व्यापारी है वो पॉइंट आउट करके क्वेश्चन करता है हैंचर्ड से कि जो बैड ब्रेड बन रही है ना, उसके बारे में, मतलब जो वेट बेचा है उसने उसके बारे में। उस आदमी की सोशल स्टैंडिंग जो है इतनी ऊंची अच्छी नहीं है, फिर भी उस क्वेश्चन को बाकी सब लोग भी उठाते हैं। हैंचर्ड का चेहरा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, परंतु वो अपने लिसनर्स को बताता है कि उसका जो इतना बड़ा बिजनेस है और इतना जो खराब मौसम गया है उसके लिए कुछ तो उन लोगों को भी पे करना पड़ेगा, मतलब भुगतना पड़ेगा। ये भी कहता है कि उसने एक मैनेजर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया है ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। जब उसको कहा जाता है कि क्या वो जो ये बुरा गेहूं है उसको वापस करेगा, तो वो कहता है कि हाँ वो कर लेगा, अगर कोई उसे बता दे कि बुरे गेहूं को अच्छे गेहूं में कैसे कन्वर्ट करना है, परंतु ऐसा किया नहीं जा सकता। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। हम मूव करते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 शुरू होता है कि कुछ नए लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। जो लोग होटल के अंदर देख रहे थे उनमें एक यंग मैन भी है जो कि अपने कारपेट के रैक्स जो होते हैं उनसे बना हुआ बैग है, उसके कारण अलग लग रहा है, ट्रैवलर लग रहा है। वो हैंचर्ड के फाइनल शब्दों को सुनता है जो कि वियट को गेहूं को वापस से ठीक करने के बारे में है, और एक नोट लिखता है वो, जो कि एक वेटर को देता है ना, और कहता है कि वो उसको मेयर को पकड़ा दे या दे दे। एलिजाबेथ जो है वो इस कॉन्वर्सेशन को सुनती है और उस आदमी द्वारा बड़ी ही प्रभावित होती है, और उस कॉन्वर्सेशन द्वारा भी, उसका स्कॉटिश एक्सेंट जो है उसके द्वारा भी, याद रखना स्कॉटिश एक्सेंट। फिर वो यंग मैन जो है उस वेटर से पूछता है कि कोई थोड़ा सा कम प्राइस वाला होटल है यहाँ पे, और उसको बताया जाता है कि किंग ऑफ प्रशिया होटल जो है वो कम प्राइस वाला है, याद रखना किंग ऑफ प्रशिया। तो वो आदमी वहाँ से होटल के लिए चला जाता है, और एलिजाबेथ जेन जो है वो नोट देखती है हैंचर्ड के टेबल पे पड़ा हुआ। हैंचर्ड जो है वो काफ़ी प्रभावित लगता है उस नोट के द्वारा, और सोचने लगता है। जब दूसरे आदमी जो हैं वो चीयर्स कर रहे हैं या टोस्ट कर रहे हैं, एलिजाबेथ जेन जो है अपनी माँ से बोलती है कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है या काफ़ी देर हो चुकी है शाम को। एलिजाबेथ जेन जो है वो रिकमेंड करती है कि उन्हें भी किंग ऑफ प्रशिया होटल जाना चाहिए, जैसा कि वो यंग मैन गया था, जिसको कि वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल मान रही है। मतलब कुल मिला के होटल इतना बुरा नहीं होगा वो। तो सुजैन और एलिजाबेथ जेन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, हैंचर्ड जो है उस टेबल को छोड़ता है और वेटर से पूछता है कि वो आदमी यंग मैन कहाँ गया जिसने उसे नोट दिया है। और ये देखते हुए कि उसके बिना भी पार्टी चल रही है डाइनिंग रूम में, बिना किसी रुकावट के वो वहाँ से चला जाता है किंग ऑफ प्रशिया होटल के लिए। हैंचर्ड जो है वो फिर किंग ऑफ प्रशिया होटल या इन जो है उसमें एंटर करता है, जिसमें कि एक रास्ता है जो कि जिसमें कि बहुत ही धुंधली सी कम लाइट है, और जो कि पीछे घोड़ों के अस्तबल की तरफ जाता है। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 6 जो है वो खत्म होता है। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है। सुजैन और एलिजाबेथ जो है तो कुछ देर तक इस बारे में वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं कि क्या वो किंग ऑफ प्रशिया को भी, जो होटल का नाम है, उसको भी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, है ना। परंतु अंततः वो उसके अंदर चले जाते हैं। उनके रूम में उनको ले जाया जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि बाहर से दिखने में भले ही किंग ऑफ प्रशिया थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो, लेकिन अंदर से वो काफ़ी नीट और क्लीन है ना। और लिनन जो है, उसका कपड़ा जो है वो जगह जगह लगा हुआ है। सुजैन जो है उसको इस बात का डर है कि वो शायद इस रूम को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर एलिजाबेथ कहती है कि उनको थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्टेबल बन के रहना ही पड़ेगा। सुजैन को ये डर लगता है कि शायद हैंचर्ड अब इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुका है कि वो उनका साथ नहीं देगा, और इसलिए उन्हें खुद के पैसे पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। एलिजाबेथ जेन जो है वो अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाइस करने को तैयार है ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, होटल में रुक सकें। इसलिए वो लैंडलेडी के पास जाती है और उसको काम करने का ऑफर देती है। मतलब वो ऑफर देती है कि मैं वहाँ पे काम करूँगी ताकि मैं अपने रहने का कुछ खर्चा कम कर पाऊँ। इतने में ही घंटी बजती है नीचे,
और लैंड लेडी जो है वो एलिजाबेथ को बोलती है कि एक स्कॉटिश जेंटलमैन है, उसके लिए रात्रि का भोजन, डिनर जो बोल सकते हो आप, हालांकि सपर और डिनर में हल्का सा अंतर होता है, तो लेकिन रात्रि का भोजन जो है वो ट्रे में ले जाए। एलिजाबेथ जेन जो है उससे पता लगता है कि वो यंग मैन जो है वो जिस रूम में वो रुके हुए हैं उनसे अगले रूम में ही वो रुका हुआ है ना। वो जब जाती है तो देखती है कि वो एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना। वो ट्रे रख देती है और बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ जेन जो है वो अपना और अपनी माँ का जो भोजन है वो लेके जाती है ऊपर, है ना। परंतु वह कमरे में जाके देखती है कि उसकी माँ जो है वो जो नेक्स्ट रूम में कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसको सुन रही है दीवार पे कान लगा के, है ना। हैंचर्ड जो है वो आ गया है उस यंग स्कॉटिश व्यक्ति के पास, है ना, और उससे पूछता है कि क्या उसी ने उसे नोट भेजा था गोल्डन क्राउन होटल में। हैंचर्ड जो है उससे ऐसा लगता है कि शायद उस व्यक्ति का नाम जोशुआ जॉब है, जिससे मिलने का उसका प्लान था और इंटरव्यू का प्लान था मैनेजर की पोस्ट के लिए। परंतु स्कॉटिश मैन कहता है कि मेरा नाम तो डोनाल्ड फारफ्रे है ना, और कहता है कि वो उस टाउन से गुजर रहा था, वो ब्रिस्टल जा रहा है जहां से वो अमेरिका जाएगा। हैंचर जो है वो बहुत आभारी है जो नोट फारफ्रे ने उसको दिया उसके लिए, है ना, और उसे पूछता है कि क्या आप इसके नोट के अंदर जो आपने लिखा था उसको प्रूव करना चाहोगे, है ना, कि क्या आपके पास कोई मेथड है पुअर वेट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। फारफ्रे जो है वो दिखाता है उसे टेक्निक कुछ दानों के साथ जो उसके हाथ में है ना, और बहुत खुशी होगी उसको ये टेक्निक हैंचर को देखे, है ना, अगर उसे अच्छी लगे तो। हैंचर बहुत ही प्रभावित होता है और उसे बिजनेस मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर देता है। फारफ्रे जो है वो उस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका अमेरिका जाने का जो प्लान है बहुत ही पक्का है। फारफ्रे जो है इस टेक्निक के लिए कोई पैसा भी नहीं लेता है और हैंचर जो है फिर से बहुत प्रभावित होता है उसकी इस काइंडनेस द्वारा, जो कि अजनबी द्वारा दिखाई जा रही है, और वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये पोस्ट एक्सेप्ट कर लो मैनेजर की। फारफ्रे मना कर देता है, परंतु हैंचर को ड्रिंक के लिए बुलाता है अपने साथ। हैंचर कहता है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक कसम खाई हुई है सालों पहले, है ना, और उस डीड के बाद, उस काम के बाद उसने कसम खाई थी, इसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहेगा। और दोनों जो हैं वो खुशी खुशी जो हैं अपने रास्ते पे चले आते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं ये पार्ट में। और इसी तरह से चैप्टर 7 जो है वो खत्म हो जाता है। चैप्टर 8 की बात करते हैं हम। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है एलिजाबेथ जेन और सुजान अपना मील खत्म करती हैं अपने खुद के विचारों में खोए हुए। फारफ्रे जो है वो नीचे जाता है जनरल कंपनी में, और एलिजाबेथ जेन जो है अपनी ट्रे और फारफ्रे दोनों की ट्रे उठाकर जो है नीचे चली आती है ना। कुछ ट्रेडमैन जो है, कुछ व्यापारी जो है, उनकी रिक्वेस्ट पर जो स्कॉटिश मैन है मतलब फारफ्रे है वो एक गाना गाता है। एलिजाबेथ जेन जो है वो बहुत ही प्रभावित होती है उस गाने की सुंदरता और उस गाने के जो भाव है उनके साथ। सोलोमन लॉन्गवेज और क्रिस्टोफर कॉनी, ये दोनों नाम याद रख लेना ऐसे ही, है ना, दो लोकल मैन हैं। वो फारफ्रे से कहते हैं कि फिर से गाए वो, है ना, और उस सॉन्ग पे बड़ा ही हैरान होते हैं जो फारफ्रे के होमलैंड के बारे में, स्कॉटलैंड के बारे में बात कर रहा है। और फारफ्रे से बोलते हैं कि उसने अपने होम को क्यों छोड़ा, जबकि उसके बातों से, उसके गानों से क्लियर है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको, है ना। वो इंग्लैंड जो है, कास्टर ब्रिज जो है खासकर, उसकी हिस्ट्री जो है, डार्क हिस्ट्री है, उसको दुख मनाते हैं। फारफ्रे जो है कुछ और गाने गाता है ना, और सब लोगों के वहाँ के जो है हार्ट्स हैं उनको जीत लेता है। और वो उससे पूछते हैं फारफ्रे से कि क्या वो कास्टर ब्रिज में रहने वाला है ना, पर उनको ये सुनने को मिलता है कि वो यहाँ से बस गुजर रहा है। एलिजाबेथ जेन जो है वो फारफ्रे को एडमायर करती है और जनरल डिसअपॉइंटमेंट जो लोगों को हो रहा है सुन के कि वो जा रहा है, उससे अग्री करती है ना। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो भी, फारफ्रे भी वर्ल्ड को उसी तरह देखता है जिस तरह से वो खुद देखती है, जिसको कि किस रूप में देखा जाएगा कि ये वर्ल्ड ट्रेजिकल है कॉमिकल होने की बजाय, है ना। ये जो एक्चुअली हार्डी की फिलोसफी भी है ना, थॉमस हार्डी की भी, तो जिसमें हैप्पीनेस और लाइटनेस जो है वो कभी कभार आने वाली है, एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आएगी, कभी कभार आ जाती है बस, है ना। जब फारफ्रे जो है रिटायर होने का प्लान करता है, जाने का प्लान करता है वहाँ से,
तो लैंडलेडी जो है वो एलिजाबेथ जेन को बोलती है कि उसका बेड जो वो समेट दे, बिस्तर समेट दे। तो सीढ़ियों से नीचे आते हुए एलिजाबेथ जेन जो है वो फारफ्रे को सीढ़ियों पर मिलती है और वो उसके लिए भी एक गाना गाता है। वो गाना जो है वो क्या है, बोनी पैग माई डेयरी। अब इसकी हिंदी करने की हमें जरूरत नहीं है, बोनी पैग में पी कैपिटल है वैसे भी। तो वो बोनी पैग माई डेयरी ये गाना गाता है, उसके लिए याद रखना। एलिजाबेथ जेन जो है अपने कमरे में लौटती है और सुजैन जो है वो बहुत ही नाराज है इस आइडिया पे कि एलिजाबेथ जेन ने वेट्रेस का काम किया यहाँ पर और इतना लोअर अपने आप को कर लिया, और इससे उसको लगता है कि हैंचर्ड को बहुत ही बुरा लगेगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा हैंचर्ड के मन में हमारे प्रति अगर उसने कभी जानने की कोशिश की या ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गई। एलिजाबेथ जेन कहती है कि उसे ऐसे रिस्पेक्टेबल यंग मैन को वेट करने यानी उसके लिए वेटर का काम करने में कोई भी एतराज नहीं है। हैंचर्ड जो है वो अपनी मीटिंग के बाद फारफ्रे से, जो कि इनसे बाहर जा चुका था, वो उस आदमी को गाते हुए सुनता है और फिर वो इच्छा करता है, विश करता है कि काश वो उसको मना पाता उसका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह से चैप्टर 8 जो है वो खत्म हो जाता है। हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 जो है उसमें शुरुआत में क्या होता है, अगली सुबह जो है एलिजाबेथ जेन जो है अपना खिड़की खोलती है और देखती है कि एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है हैंचर्ड और फारफ्रे के बीच में। और अगले ही क्षण क्या होता है कि फारफ्रे जो है वो डिपार्ट कर रहा है, उसे पता लगता है। हैंचर्ड जो है वो उसको ऑफर करता है एक वॉक साथ में उसके, है ना, टॉप के अंत तक, गांव के अंत तक। फारफ्रे जो है वो इनसे निकल जाता है, छोड़ जाता है उसको। उसके हाथ में बैग होता है और दोनों के दोनों जो हैं फारफ्रे और हैंचर्ड वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फारफ्रे जो है वो ऊपर देखता है एलिजाबेथ जेन को जो खिड़की में खड़ी है, परंतु ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करता उसको, मतलब पहचानता नहीं है, मतलब जो कि उस यंग वुमेन को थोड़ा सा अजीब या बुरा लगता है। हालांकि वो खुद को याद दिलाती है कि वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। सुजैन जो है वो कहती है कि वो हैंचर्ड के जो अचानक से वो पसंद करने लगा था उस यंग मैन को, उसके बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर उसने एक अजनबी को इतना जल्दी पसंद कर लिया तो वो अपने खुद के रिश्तेदारों को तो कर ही लेगा, है ना। 5 बड़े बड़े जो हैं गाड़ियां जो हैं वो जिसमें हे भरा हुआ है, मैंने बताया था पहले आपको, जो कटा हुआ हिस्सा होता है फसल का, गली से गुजरता है, जो कि हैंचर्ड के बिजनेस का हिस्सा है ना। जिससे कि सुजैन जो है उसका ये सोचना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे अमीर हैंचर्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, कम से कम अपनी बेटी के लिए। सुजैन जो है वो एलिजाबेथ को भेजने का सोचती है हैंचर्ड के पास एक नोट के साथ, इसमें लिखा होगा कि सुजैन टाउन में आ गई है और वो एक अगुस्तस सेलर की विडो है। वो अपनी डॉटर को कहती है कि अगर हैंचर्ड जो है उनको पहचाने नहीं तो वो उसे बता दे कि वो जल्दी ही कैस्टोबीज को छोड़कर चले जाएंगे, उतना ही शांति से जितना शांति से वो आए थे, है ना। और अगर वो उनको एक्नॉलेज करता है तो उसे मिलने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए, या मतलब व्यवस्था कर ले वो कैसे मिलना है। मतलब एलिजाबेथ जेन जो है वो हाई स्ट्रीट, जो गली का नाम है, उसमें चलती है और पूरा मार्केट जो है वो बिजी है मॉर्निंग के टाइम पे। गली जो है वो वैन्स वगैरह से जिसमें कि सामान वगैरह उतारे जा रहे हैं, है ना। शॉप्स के आइटम्स जो हैं बाहर आउट लगे हुए हैं और जो पशु वगैरह हैं वो भी सेल पर लगे हुए हैं। और फार्मर जो हैं और जो टाउन के लोग हैं वो डीलिंग्स के बीच में है, मतलब डील चल रही है उनके बीच में। तो कास्टरब्रिज जो है वो आसपास के गाँवों का सेंटर है, मतलब कहने का भावार्थ है ना। जैसे टाउन होता है इसके आसपास बहुत सारे गाँव हों, ठीक है। और जितने भी ग्रामीण जीवन के जो साइन हैं और बहुत ही वो एक्साइटिंग लग रहे हैं और बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं एलिजाबेथ जेन को। एलिजाबेथ जेन जो है हैंचर्ड के घर पे पहुंच जाती है, जो कि टाउन में सबसे अच्छे घरों में से एक है ना। और उसे दरवाज़ा खुला मिलता है जिसमें से एक रास्ता आ रहा है जो कि पीछे गार्डन पे जा रहा है, हाउस के पीछे की तरफ। वो एक ऑफिस की तरफ जाती है जो कि स्टोर में बना हुआ है। एलिजाबेथ जेन जो है वो ऑफिस में एंटर करती है, परंतु उसे हैंचर्ड नहीं फारफ्रे मिलता है बैठा हुआ, है ना। कुछ सैंपल्स को देख रहा है वो वेट के, तो कुछ क्षण के लिए वो कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ जेन जो है उसे थोड़ा सा होश आता है, मतलब कंफ्यूजन से बाहर निकलती है और पूछती है कि हैंचर्ड कहाँ है।
और उस समय क्या होता है, हैंचर्ड एंड फारफ्रे जब मतलब बाहर गए थे, वॉक पे गए थे, जब वो फारफ्रे जा रहा था, तो उस समय हैंचर्ड ने उस यंग मैन को, मतलब फारफ्रे को कन्विंस कर लिया था रुकने के लिए, है ना। और फारफ्रे ने भी क्या किया था, ये माना था कि ये भाग्य है कि उसे सिचुएशन मिल रही है, और हैंचर्ड का वो मैनेजर बनने के लिए एग्री हो गया था। हैंचर्ड जो है अब बिल्कुल अपनी काइंडनेस में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो गया है। उसने ब्रेकफास्ट को बुलाया किसको, फारफ्रे को, और उसको वहाँ रहने के लिए भी इंसिस्ट किया है, कम से कम तब तक जब तक कि उसे कोई और घर ना मिल जाए। हैंचर्ड जो है फिर क्या करते हैं, अपने जो प्रेमाइसेस है, उसका जो एरिया है, ऑफिस मान लो, घर मान लो, उसका टूर करवाता है, उससे विजिट करवाता है उसको, और अपने बिजनेस के बारे में भी बताता है उसको। इसी के साथ चैप्टर 9 जो है वो फिनिश हो जाता है। चैप्टर 10 में हैंचर्ड जब वेलकम करने के लिए एलिजाबेथ जेन को दरवाजा खोलता है, तो एक और नया व्यक्ति भी आता है जो अपने आप को जोशुआ जॉब बताता है, और ये वही आदमी है जिसका इंटरव्यू जो है हैंचर्ड लेने वाला था मैनेजर की पोस्ट के लिए। जब हैंचर्ड उसे बताता है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति को हायर कर लिया है, तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिजाबेथ जेन जो है उसके चेहरे पर बिटरनेस का भाव, कड़वाहट का भाव पड़ सकती है या पड़ पाती है। एलिजाबेथ जेन जो है हैंचर्ड से कहती है कि वो उससे कुछ पर्सनल मैटर पर बात करना चाहती है। वो उसे उसके रिलेटिव, यानी कि हैंचर्ड के रिलेटिव सुजैन न्यूसन के बारे में बताती है कि वो टाउन में आ गई है और वो उससे मिलना चाह रही है। एलिजाबेथ जेन जो है अपने आप को एलिजाबेथ जेन न्यूसन के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, जिससे हैंचर्ड को पता लगता है कि सच्चाई क्या है। उसके नज़र में सच्चाई ये है कि एलिजाबेथ जेन जो है हैंचर्ड से उसका कनेक्शन क्या है जानती नहीं है। हैंचर्ड उसे अपने घर में इनवाइट करता है, और किस लिए इनवाइट करता है, अपनी वाइफ और डॉटर जो है उनके चले जाने के जो सर्कमस्टेंसेस थे उनके बारे में जानने के लिए। तो क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से कनाडा में रह रहे थे, इसलिए वो मिले नहीं, या जो भी। हैंचर्ड जो है दुखी होता है इस बात पे, न्यूसन की डेथ पे भी, और डेथ के बाद उनको अच्छा पैसा या ठीक पैसा नहीं मिला, या यूँ कहें कि वो उनको अच्छी हालत में छोड़कर नहीं गया। वो सुजैन को एक नोट लिखता है जिसमें 5 पाउंड का एक नोट है, शक्लें बदल गई हैं, 18 साल बीत गए हैं, और उसके साथ में 5 शिलिंग्स भी हैं। एलिजाबेथ जेन जो है वो उस नोट के साथ और पैसे के साथ जो है किंग ऑफ प्रशिया होटल या इन में लौटती है। सुजैन जो है उस नोट को देखकर बहुत ही मूड हो जाती है, इमोशनल हो जाती है ना। और एलिजाबेथ जेन जो है और उससे पूछती है कि तुम्हारा हैंचर्ड से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना। उस नोट में लिखा हुआ है सुजैन के मिलने के लिए, सुजैन को मिलने के लिए कहा गया है 8 बजे उसी शाम को। द रिंग जो है ये बाद में भी आएगा, इसलिए अपन इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। टाउन के बाहर जो है ना। और 5 गिनीज जो उस नोट के साथ लगी हुई हैं वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण अमाउंट है। ये इंडिकेट करती है कि वो अपनी वाइफ को वापस खरीद रहा है उसी अमाउंट में, जिस अमाउंट में उसने बेचा था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 जो है उसमें हमें बताया गया है कि कास्टर बीच का जो टाउन है उसमें रोमन जो प्रभाव है वो उसके आर्किटेक्चर में हर गली में दिखाई देता है। और फार्मर जो हैं वो भी फील्ड में कई बार रोमन स्केलेटन्स जो हैं, कंकाल जो हैं, उनको ग्राउंड खोदते हुए मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रोमन हिस्ट्री की क्या है, द रिंग नाम का एक थिएटर है। एम्फी थिएटर का मतलब होता है ओपन थिएटर, है ना। नाउ हैंचर्ड और सुजन के टाइम पे वो जो रिंग था वो किस काम आता था, कोई भी छुपने से संबंधित एक्टिविटी हो, जब कोई आदमी छुपना चाह रहा हो किसी से, खासकर गलत काम करके, उसके लिए उसको यूज करते थे। हालांकि कपल्स के सिगरेट मीटिंग के लिए ये प्लेस कभी भी यूज नहीं होता था। और इस रिंग की जो डार्क हिस्ट्री है वो सब लोगों को पता है। इसमें फांसी जो है लोगों को दी जाती थी, और इसमें बहुत सारे क्राइम भी
जो होते थे। और इस लोकेशन में जो लोग विजिट करते थे उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि उन्होंने ग्लैडिएटर्स जो फाइट किया करते थे पहले रोमन एम्पायर में, उनको भी, उनके घोस्ट को भी ब्रॉड डेलाइट में देखा है। हैंचर्ड ने उस रिंग को इसलिए चुना है मीटिंग के लिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने घर में नाइटफॉल के बाद किसी फीमेल को बुलाए और अपनी रेपुटेशन खराब करे। और ये जो जोड़ी है दोनों की, वो रिंग के बिल्कुल मिडिल में मिलते हैं और पहले तो कुछ बोलते नहीं है, परंतु सुजैन जो है फिर उसके कंधे पे अपना सिर रख लेती है और हैंचर्ड भी उसको अपनी बाहों में भर लेता है या यूं कहीं गले लगा लेता है। उसके पहले शब्द क्या हैं कि वो ड्रिंक नहीं करता है और उसने उस रात से अब तक ड्रिंक नहीं की है ना। वो सुजैन को बताता है कि वो सोच रहा था कि शायद वो मरी गई है, और वो इस बात पे हैरानी भी जाहिर करता है अपनी कि उसने इतने समय तक चुप्पी क्यों रखी या कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और मतलब उससे मिली क्यों नहीं वो इतने समय तक। सुजैन जो है वो अपने कन्फ्यूजन को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से वो बिलोंग करती थी न्यूसन से, और क्योंकि उसने उसे खरीदा था तो ये एक तरह से बाध्यकारी था, है ना। हैंचर्ड कहता है कि सुजान जो है अपने पास्ट के एक्शन में बिल्कुल इनोसेंट है, मतलब उसका कोई दोष नहीं है ना, परंतु उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है एलिजाबेथ जेन को अगर सच पता लगेगा तो, इस बात से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है वो, है ना। सुजान कहती है कि वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, है ना, इसलिए उसने उसको इस बात की इग्नोरेंस में ही पाला पोसा है, मतलब बताया नहीं है ना। तो वो हैंचर्ड कहता है कि अब उनको उस यंग वुमेन यानी कि एलिजाबेथ को इग्नोरेंस में ही रखना है ना, और टाउन में उसकी रेपुटेशन जो है वो बनाए रखनी है। उसने एक प्लान बनाया है एक कॉटेज लेने का, है ना, टाउन में सुजान और एलिजाबेथ के लिए, है ना, और फिर धीरे धीरे वो अपना मिलना जो है उसका नाटक करेंगे, है ना, प्यार का नाटक करेंगे और शादी का, है ना, ताकि पेयर जो है वो हैंचर्ड के घर में रह सके, मतलब सुजैन और एलिजाबेथ जो है वो हैंचर्ड के घर में रह सके। उसके बाद क्या होता है, हैंचर्ड कहता है कि एलिजाबेथ को और सुजैन को अपने साथ सामान जो है वो अच्छा रखना चाहिए घर का, है ना, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा माना जाए। हैंचर्ड जो है अपनी चिंता को व्यक्त करता है दोबारा से कि एलिजाबेथ जेन को कहीं ट्रूथ ना पता लग जाए, और सुजैन उसे बताती है कि मतलब बहुत ही कम संभावना है इस बात की, ना के बराबर संभावना है कि उसको ये बात पता लगेगी। जैसे वो दोनों अलग होने लगते हैं, हैंचर्ड जो है सुजैन को बोलता है कि क्या उसने उसको माफ़ कर दिया, तो हालांकि वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने में स्ट्रगल करती है। फिर उसको वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरे फ्यूचर एक्शंस से जज करना, ना कि मेरे पास्ट एक्शन से। हैंचर्ड जो है वो घर लौटता है और अपने ऑफिस में लाइट जलती देखता है, जहाँ पर वो फारफ्रे को बैठा हुआ देखता है, और वो फारफ्रे जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है। हैंचर्ड जो है वो फारफ्रे के इस स्किल को एडमायर करता है कि वो हर चीज़ को पेपर पे लिखता है, और ये भी कहता है कि हैंचर्ड को इसकी आदत नहीं है ना, वो चीज़ों को लिखकर ज़्यादा नहीं करता है। वो अंततः उसके काम को रोकता है और बोलता है कि भाई आजा अपन डिनर करते हैं, और फारफ्रे को भी अब आदत हो चुकी है उसकी डिमांड्स को मानने की। हैंचर्ड जो है वो फारफ्रे को एक फैमिली के किसी मैटर के बारे में बताना चाहता है, और उसे कहता है कि वो बहुत ही अकेला है ना, और चूँकि वो उसका एक फ्रेंड बन गया है फारफ्रे, वो उससे सब चीज़ें कन्फेस करना चाहता है। वो उसको अपनी पूरी कहानी बताता है, कौन सी कहानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि किस तरह से अपनी वाइफ को उसने बेच दिया 19 साल पहले, है ना। और वो कहता है कि उसके लिए एक वाइफ के बिना रहना इतने लंबे समय तक मुश्किल नहीं रहा है आज तक, है ना, क्योंकि उसकी वाइफ अब वापस आ गई है ना। फारफ्रे जो है हैंचर्ड से कहता है कि क्या वो अपनी जो पूर्व की गलतियां हैं उनको सुधार नहीं सकता और अपनी वाइफ के साथ रह नहीं सकता, है ना। हैंचर्ड कहता है कि उसका प्लान भी यही है, परंतु ऐसा करने में उसे एक दूसरी औरत के साथ गलत करना पड़ेगा। हैंचर्ड जो है फारफ्रे को बताता है कि किस तरह से उसने एक दूसरी औरत को भी कमिट कर दिया है, जो एक ऑटम के दौरान, एक पतझड़ के दौरान जब वो जर्सी गया था तब बीमार पड़ गया था वो, और उसकी देखभाल एक औरत ने की थी, उससे उसने कमिटमेंट कर दिया है। वो औरत जो है हैंचर्ड के साथ प्यार में पड़ गई थी या फिर उसे प्यार हो गया था, है ना। और हालांकि उनका जो रिलेशनशिप है बहुत ही आदर्शवादी टाइप था, मतलब फिजिकल नहीं था, है ना, परंतु
हैंचर्ड के साथ उसके रिलेशन ने उसकी जो कम्युनिटी है उसमें उसका बहुत ही नाम खराब किया, है ना। हैंचर्ड ने उसे बताया कि उससे मैरिज नहीं कर पाया था उसकी वाइफ के मतलब कंसर्न के कारण, कि उसकी वाइफ जिंदा है इसलिए उसको शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। हालांकि हाल ही में ये मानते हुए कि सुजान शायद अब जिंदा नहीं होगी, उसने उससे मैरिज करने का इरादा कर लिया था, है ना। उससे पूछा भी मैंने, हैंचर्ड ने, मतलब कि क्या वो अभी भी उससे शादी करने को तैयार होगी सारी परिस्थितियों को जानने के बाद। और होता ये है कि हैंचर्ड का जो एग्रीमेंट होता है उस औरत से शादी करने का, वो डायरेक्टली सुजान के अपीयरेंस के जस्ट पहले ही होता है ना। मतलब जैसे वो एग्रीमेंट करता है सुजान उसके सामने आ जाती है ना। फारफ्रे भी हैंचर्ड की जो कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंसेज हैं उनसे बहुत ही बैफल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, मतलब कि समझ नहीं आता उसे भी, और उसे लगता है कि उसका जो एक्सपीरियंस है उससे कहीं ऊपर की बात है ये, है ना। हैंचर्ड कहता है कि हालांकि उसने जो दूसरी औरत है उससे एग्रीमेंट किया है, परंतु उसकी जो पहली ड्यूटी है वो सुजैन के प्रति होना चाहिए, है ना। हालांकि वो उस दूसरी औरत के प्रति काफ़ी सिंपैथी का भाव रखता है और वो उसको, बेचारी लड़की को, कुछ पैसे भेजेगा, है ना, और एक लेटर भेजेगा जो उसको लिखने में कौन हेल्प करेगा, फारफ्रे उसकी हेल्प करेगा। हैंचर्ड जो है अपनी इस कहानी को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए ख़त्म करता है और ये कहता है कि किस तरह से वो बहुत ही अनजान है, उसे पता नहीं है उसकी कहानी के बारे में। हालांकि फारफ्रे उसको ये एडवाइस देता है कि उसको एलिजाबेथ जेन को सच बता देना चाहिए और उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, है ना। हैंचर्ड कहता है कि ऐसा वो कभी भी नहीं करेगा, है ना। और वो और सुजैन यानी उसकी पत्नी जो है वो इस तरह से दिखावा करेंगे कि वो मतलब एक दूसरे को जानते नहीं थे पहले, है ना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक तरह से वो दोबारा शादी करेंगे ताकि लोगों को लगे कि भाई हाँ ये बंदे, इन लोगों ने शादी करी है और ये कोई इलीगल रिलेशनशिप में नहीं है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 ख़त्म होता है। मूव टू चैप्टर नंबर 13। तो सुजैन और एलिजाबेथ जेन जो है वो एक अच्छी कॉटेज में रहने लग गए हैं जिसका खर्चा जो है हैंचर्ड द्वारा उठाया जा रहा है। हैंचर्ड जो है ना, एक तरह से पूरे कमिटमेंट के साथ, जैसे कि वो बिजनेस में है उसका कमिटमेंट, वैसे उनसे मिलने आता है ना। और ऐसा लगता है कि उसने अपनी वाइफ के प्रति अपनी ड्यूटी जो है उसको, उसके अंदर अपने आप को बहुत ही अच्छे से स्कूल कर लिया है, मतलब अच्छे से हैबिट बना ली है उसने, है ना। सुजैन जो है उसे ऐसा लगता है कि वो जो हैंचर्ड है उसके साथ उसने नया जो कमिटमेंट किया है वो अपनी बेटी के लिए किया है ना, और अपनी बेटी की रेपुटेशन के लिए है ना। हालांकि वो इस बात से कंसर्न भी है ना, जिस तरह से हैंचर्ड उन पर ध्यान दे रहा है और उन पर खर्चा कर रहा है ना। और खर्चा ही नहीं, केवल उस पर वो समय भी बहुत ज़्यादा अपना जाया कर रहा है, ऐसा लगता है उसको, है ना। हालांकि हैंचर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है वो फारफ्रे के हाथों में छोड़कर खुश है। पूरे टाउन में जो है कास्टरविच के हैंचर्ड के जो ये देरी से चुनी गई वाइफ जो है वो भी इतनी पतली और मतलब दुबली पतली और जो अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, मिसेस न्यूसन, उसके बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं पूरे टाउन वाले। हैंचर्ड जो है वो दिखावा करना जारी रखता है, हालांकि उसका सुजैन से कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, परंतु आप ये बोल सकते हो कि वो उसको जो मोटिवेट कर रहा है इस रिलेशन को बनाए रखने में वो प्यार नहीं है ना, परंतु उसका जो रिजॉल्व है, उसका जो दृढ़ संकल्प है कि उसे सुजैन के साथ जो गलत किया है उसको सुधारना है ना। और एलिजाबेथ जेन जो है उसके लिए प्रोवाइड करेगा वो, मतलब उसके लिए वो आगे के संसाधनों की जो रिक्वायरमेंट उनको पूरा करेगा, है ना। और अपने आप को वो शायद माफ़ कर पाएगा जो उसने पास्ट में गलत काम किए हैं ना। शादी का दिन आ गया है, देखते हैं क्या होता है। विलेजर्स जो है जिनमें कि नाम है कुछ, क्रिस्टोफर कॉनी, याद रखना है एग्जाम में पूछ लेते हैं ना, क्रिस्टोफर कॉनी, सोलोमन लॉन्गवेज, बजफोर्ड और कुछ और फ्रेंड्स हैं, है ना, जो हैंचर्ड और सुजैन की शादी के दिन गॉसिप कर रहे हैं, है ना। और वो बहुत ही हैरान है ये देखकर कि हैंचर्ड ने इतना इंतज़ार किया, है ना, शादी करने के लिए, और वो भी ऐसी औरत से। अब अपन पहले बात कर चुके हैं कि पतली सी और ना उसके पास कोई अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है। मदर कक्सम जो है वो आती है, कक्सम सॉरी, है ना, और जो उसको टोंट कसते हैं अब उसके पति के बारे में, है ना, और फिर उसकी जो लेट मदर थी उसके बारे में याद करते हैं, है ना, जो पुरानी यादें उनमें से। जैसे ही मैरिड कपल जो है बाहर आता है चर्च के, जो गांव वाले हैं वो क्या करते हैं, ड्रिंक्स के लिए
तितर बितर हो जाते हैं या फिर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, या यूँ कहें कि जहाँ ड्रिंक्स पड़े हैं वहाँ पहुँच जाते हैं एक जगह से। और जो वेदर है वो भी बहुत थोड़ा बरसात वाला है ना। और ये सुजैन और एलिजाबेथ जेन जो है, जब वो हैंचर्ड के घर में आ जाते हैं, सुजैन की मैरिज हो जाती है हैंचर्ड के साथ, तो वो फलने फूलने लगते हैं। मतलब पहले जो वो गरीबी के दिनों में उनकी वित्तीय स्थिति के साथ साथ उनकी जो फिजिकल स्टेटस थी वो भी अब अच्छी होने लगती है। वो उनकी देखभाल करता है, अपने घर को भी अच्छा बनाता है और अपनी वाइफ के लिए चीज़ें खरीदता है और अपनी बेटी की भी इच्छा के अनुसार वो चीज़ें खरीदता है ना। एलिजाबेथ जेन की ब्यूटी जो है वो बढ़ने लगती है जैसे जैसे उसके जो आईब्रो के नीचे जो लाइंस थी, ब्लैक लाइंस जो आ जाती हैं कुपोषण के कारण कभी कभी, वो गायब होने लगती हैं और उसकी ब्यूटी बढ़ने लगती है ना। परंतु वो अपने आप को मूर्ख नहीं बनाती है बिना मतलब बेवजह महंगे महंगे कपड़े खरीद कर और पहन कर उनको, है ना ही वो अपनी जो उसको अभी अभी वेल्थ मिली है, पैसा मिला है, पोजीशन मिली है, उसका अनावश्यक रूप से फ़ायदा उठाती है ना। परंतु वो मॉडेस्ट रहती है और डरती भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सिचुएशंस चेंज हो जाएं और जो प्रोविडेंस है, मतलब जो भाग्य है, भगवान है ना, उसको फिर से उसकी माँ के साथ साथ नीचा ना दिखा दे। कहने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पे फिर से गरीबी के दिन आ जाएं। ना नेक्स्ट क्या होता है, एक दिन ब्रेकफास्ट की बात है कि हैंचर्ड जो है वो एलिजाबेथ के बालों की तरफ देखता है और कमेंट करता है, और जो कि लाइट ब्राउन कलर के हैं। वो कहता है कि सुजैन जो है उसने एक बार रिमार्क किया था, कमेंट किया था या कहा था कि उनकी बेटी के बाल जो हैं वो क्या होंगे, काले होंगे, है ना। थोड़ा सा सुजैन जो है उसको एकदम भौचक्का होकर देखती है ना। और एक बार जब एलिजाबेथ जेन कमरे से बाहर चली जाती है तो हैंचर्ड जो है वो कहता है कि वो तो भूल ही गया था कि उन दोनों ने आपस में क्या अग्रीमेंट किया था, है ना। क्या अग्रीमेंट किया था आपको अगर याद हो बच्चों, कि वो कभी भी एलिजाबेथ जेन को बताएंगे नहीं कि क्या हुआ था उनके बीच में। और वो उसने लगभग सुजैन का और हैंचर्ड का यानी खुद का कनेक्शन रिवील ही कर दिया था, है ना। फिर से वो रिपीट करता है कि ऐसा लगता था कि एलिजाबेथ के जो बाल हैं वो डार्कर होंगे, और सुजैन जो है इस बात पर थोड़ा सा अनईजी फील करती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करती, मतलब अनकंफर्टेबल फील करती है। देन क्या होता है, हैंचर्ड जो है वो सुजैन से ये बात शेयर करता है कि वो चाहता है कि एलिजाबेथ जेन जो है वो मिस हैंचर्ड कहलाए, मिस न्यूसन कहलाने की बजाय, है ना। सुजैन जो है पहले तो थोड़ा सा विरोध करती है, परंतु फिर हैंचर्ड से अग्री करती है, मतलब मान जाती है उसकी बात को। हालांकि सुजैन जो है एलिजाबेथ जेन के पास जाती है और हैंचर्ड का प्रपोजल उसको लास्ट नेम चेंज करने का बताती है ना। वो अपनी बेटी से कहती है कि क्या उसे भी ऐसा लग रहा है क्या कि ये नाम चेंज करना जो है वो मृत न्यूसन के खिलाफ जो है या उसके अगेंस्ट जो है वो एक अपमान होगा। एलिजाबेथ जेन जो है फिर हैंचर्ड से पूछती है कि क्या ये नाम चेंज करना जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्या। हैंचर्ड जो है वो तुरंत इस बात को रफा दफा कर देता है, ख़त्म कर देता है, मतलब, है ना। और ये कहते हुए कि एलिजाबेथ जेन जो है उसको अपना नेम चेंज सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो हैंचर्ड को खुश कर सके, और इस मैटर को दोबारा फिर डिस्कस नहीं किया जाता है। इसी दौरान क्या होता है कि हैंचर्ड का बिजनेस जो है वो बहुत ही बढ़िया फल फूल रहा है, क्योंकि फारफ्रे का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। फारफ्रे जो है वो बहुत ही मेहनत करते हुए हैंचर्ड के जो वर्बल प्रॉमिसेस जो वो करता था, मुंह से जो बात कहना, मतलब लिखना नहीं, उनको चेंज कर देता है। किससे? लिखित चीज़ों से, लिखने लगता है सब कुछ। ये बात पहले भी आ चुकी है। हैंचर्ड भी काफ़ी समय जो है उस यंग मैन के साथ बिताता है और उसको अपना अच्छा दोस्त, क्लोज दोस्त मानता है। एलिजाबेथ जेन जो है प्राय इन दोनों को यार्ड में काम करते हुए देखती है अपनी बेडरूम की विंडो से। एलिजाबेथ जेन ये बात भी नोट करती है कि फारफ्रे जो है वो उससे और उसकी मदर को, जब वो चल रहे होते हैं दोनों आपस में साथ साथ, तो कैसे नोट करता है। थोड़ा उसे निराशा भी होती है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है देखकर कि फारफ्रे जो है वो उसकी मदर की तरफ ज़्यादा देखता है ना। वो फिर बाद में इस इन्फॉर्मेशन को, इस बात को रफा दफा कर देती है ना। क्योंकि उसे ज़रा सा भी संदेह नहीं है ना, कि उनके माता पिता का पास्ट क्या है, और इस बात का फारफ्रे को नॉलेज है। इसलिए फारफ्रे उसकी मदर की तरफ देखता है, परंतु वो ये बात को डिसमिस कर देती है, इस बात पे ध्यान नहीं देती है ना। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक गली है जिसमें फार्मर्स के घर हैं,
होमस्टेड्स यूज़ किया है यहाँ पे, है ना। और वो डर्न ओवर कहलाता है एरिया, याद रखना। कास्टर ब्रिज का एरिया है वो, जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो कि पहाड़ी के ऊपर साइड में, ऊंचे साइड में जो है कॉर्न उगाते हैं, है ना। ये वो आदमी है जिनके साथ हेंचर्ड का मुख्य रूप से बिजनेस है। एक दिन एलिजाबेथ जेन को एक नोट मिलता है, किसी के द्वारा दिया जाता है ना। और उस नोट में लिखा हुआ है कि एक विशेष अनाज रखने की जगह है वहाँ पर टर्नओवर में, वहाँ पर आने के लिए। वो सोचती है कि शायद इस नोट का हेंचर्ड के बिजनेस से कुछ लेना देना होगा उस एरिया में। एलिजाबेथ जेन जो है उस नोट के मिलने के बाद उस ग्रैनरी में चली जाती है और वेट करती है। और उसे वेट करने का परिणाम क्या होता है, वो देखती है कि फारफ्रे भी वहाँ पे आ जाता है। थोड़ा सा वो छुप जाती है उस ग्रैनरी में, वो उससे मिलना डायरेक्टली नहीं चाहती है ना, क्योंकि शर्मा रही है वो, है ना। लेकिन वो भी वहीं रुक जाता है वेट करने के लिए और अपनी जेब से एक नोट निकालता है, ठीक वैसा ही जैसा एलिजाबेथ के पास नोट है। थोड़ा सा बहुत ही ऑकवर्ड, थोड़ा सा नहीं, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ना। वो अपनी आइडेंटिटी को वो अपने हाइडिंग प्लेस को छुपाना चाहती है, बताना नहीं चाहती है। और समय जो है वो बीतता जाता है, टाइम बीतता जाता है। फारफ्रे जो है उसको उसके कदमों की ग्रैनरी में मूव करते हुए आवाज़ आ जाती है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है उसको देखने के लिए या मिलने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, एलिजाबेथ जेन जो है वो सोचती है ऐसा कि फारफ्रे ने शायद उससे मिलने के लिए ऐसा किया है, लेकिन और वो उसको अपना नोट दिखाती है, लेकिन फारफ्रे भी वैसा ही नोट उसको दिखाता है। और उन दोनों को ऐसा लगता है कि कोई तीसरा ही आदमी जो है वो चाहता है कि वो दोनों मिलें। और वो फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो वेट करेंगे वहाँ पे। अंततः क्या होता है, वो दोनों कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। एलिजाबेथ जेन जो है वो उससे स्कॉटलैंड के बारे में पूछती है और कहती है कि वो जो सॉन्ग उसने गाया था, है ना, किंग ऑफ रशिया इनमें, है ना, उसके बारे में बात करती है। फारफ्रे कहता है कि उससे स्कॉटलैंड लौटने की कोई इच्छा नहीं है, हालांकि वो जब सॉन्ग गा रहा था तो उसमें बहुत ही इमोशंस थे स्कॉटलैंड के प्रति। फारफ्रे जो है बहुत ही पोलाइटली पॉइंट आउट करता है कि एलिजाबेथ की ड्रेस जो है उसके ऊपर वेट का जो भूसा होता है गेहूं का वो लग गया है, और उसको सहायता करता है और उसके क्लोथ से और बालों से फूंक मारकर या हवा मुंह से हवा करते हुए उसको उड़ा देता है भूसे को। फारफ्रे जो है उसको कोई जल्दी नहीं है उस ग्रैनरी से निकलने की, ऐसा लगता है। एलिजाबेथ जेन जो है वो उसके द्वारा, यानी कि फारफ्रे के द्वारा एक उसको अम्ब्रेला ऑफर किया जाता है, वो उसको मना कर देती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। फारफ्रे जो है उसकी तरफ देखता रहता है उसको जाते हुए, और विस्लिंग सीटी बजा रहा है। और विस्लिंग बजाते बजाते वो कौन सा सॉन्ग विस्ल कर रहा है, एज आई केम डाउन थ्रू कैनोबी, ये सॉन्ग का नाम है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 14 खत्म होता है। नाउ वी मूव टू चैप्टर 15। चैप्टर 15 जो है उसमें एलिजाबेथ जेन जो है डोनाल्ड फारफ्रे की नज़र उस पर पड़ने लग गई है, हालांकि वो बाकी टाउन के लोगों द्वारा अभी भी अननोटिस्ड है ना। नाउ कब तक अननोटिस्ड है, जब तक उसकी जो बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग सेंस था उसका, वो अब बिल्कुल कंट्रास्ट में हो गया है। मतलब अब उसकी ड्रेसेस चेंज हो गई हैं। कैसे चेंज हो गई हैं बताया गया है। हेंचर जो है उसके लिए ग्लोव्स लेके आया था और उसने उन ग्लोव्स को मैच करने के लिए एक बॉनेट, एक तरह की हैट होती है, जो टोपी होती है, वो खरीदी थी। परंतु उसे ऐसा लगा कि उसके पास उन दोनों को मैच करने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, तो उसने ड्रेस खरीद दी, है ना। फीमेल्स ऐसे होते हैं वैसा, मतलब ड्रेस खरीदने की शौकीन मेल्स भी होते हैं। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। सो इस तरह से उसका जो वार्डरोब है वो बढ़ने लगा। नाउ जो कास्टर ब्रिज के लोग हैं उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि एलिजाबेथ जेन जो है उसने जानबूझकर पहले प्लेन कपड़े पहने थे, ताकि अब जब वो अच्छे कपड़े पहनेगी तो वो ज़्यादा नोटिसेबल हो जाएगी कंट्रास्ट के द्वारा। मतलब पहले कैसी थी और अब कैसे, ज़्यादा नोटिस करेंगे लोग उसको। एलिजाबेथ जेन जो है उसे बड़ा ही सरप्राइज और बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील होता है, जो उसको तारीफ प्रशंसा मिल रही है और उसका ध्यान जो लोगों का उसकी तरफ जा रहा है उससे। हालांकि उसको ये भी याद है कि उसे जो एडमिरेशन मिल रही है उन लोगों की मिल रही है जिनकी एडमिरेशन जो है मतलब किसी काम की नहीं है। परंतु हालांकि फारफ्रे भी उसको एडमायर करता है। एक और बात है कि एलिजाबेथ जेन को ऐसा लगता है काफ़ी सोचने के बाद कि वो उसको उसके अपीयरेंस के लिए, जैसे वो दिखती है उसके लिए एडमायर किया जा रहा है ना, जो कि एक एजुकेटेड माइंड द्वारा, एक एजुकेटेड व्यक्ति द्वारा सपोर्टेड नहीं होता है ना। क्यों? बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति या एक औरत कोई भी हो, उसको उसके लुक्स के लिए नहीं बल्कि उसके दिमाग के लिए, उसकी इंटेलिजेंस के लिए एडमायर किया जाना चाहिए। तो उसे लगता है कि उसकी जितनी भी ये दिखावटी चीज़ें हैं, कपड़े वपड़े,
ज़्यादातर उनको बेचकर उसे ग्रामर बुक्स और हिस्ट्री की बुक्स खरीदनी चाहिए पढ़ने के लिए। हेंचर्ड और फारफ्रे की जो क्लोज फ्रेंडशिप है वो चल रही है, लेकिन एक ऐसा डिसएग्रीमेंट अब होने वाला है जो उनकी फ्रेंडशिप को आगे चल के जो ख़राब करने वाला है, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। 6 बजे की बात है इवनिंग में, और सारे वर्कर्स सब जा रहे होते हैं, तो हेंचर्ड जो है एक लगातार लेट आने वाले यंग मैन को डांटता है जिसका नाम है एबेल विटल। एबेल जो है वो ज़्यादा सोता है प्राय, और उसके जो कॉमरेड्स हैं उसको जगाना भूल जाते हैं, है ना। और पिछले हफ्ते में, है ना, उसने दूसरे वर्कर्स को 1-1 घंटा वेट करवाया था 2 अलग-अलग दिनों में, मतलब 2 बार वो पिछले हफ्ते में लेट हुआ था। अगली मॉर्निंग की बात है, एबेल जो है वो वर्क पे नहीं आता है ना, 6 बजे की बात है ये। और हेंचर्ड जो है दूसरा आदमी जो है जो उसके साथ काम करने वाला था, वो वैगन जो होती है, सॉरी गाड़ी जो होती है, 6:30 पर 6:30 बजे वेट कर रहा होता है। एबेल जो है उस समय बिल्कुल सांस चढ़ी हुई है, उसको सांस फूली हुई है उसकी, उस समय आता है और हेंचर्ड उस पर चिल्लाता है ना, और कसम खाता है कि अगर वो अगली सुबह लेट हुआ तो उसको उसके बेड से खींचकर ले आएगा। एबेल अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश करता है, पर हेंचर्ड उसकी बात को नहीं सुनता है। अगली सुबह जो है जो गाड़ियां हैं उनको ब्लैक मूर तक जाना है, ब्लैक मूर घाटी जो कि दूर होगी ऐसा लगता है, तो इसलिए दूसरे वर्कर्स जो हैं वो 4 बजे आ जाते हैं, परंतु एबेल का कोई भी नामो निशान नहीं है। हेंचर्ड जो है वो जो उसके एबेल विटल के घर जाता है और उस पर चिल्लाता है कि वो जल्दी से ग्रेनरी में आए, है ना। हालांकि उसने ब्रीचेस पहन रखे हैं, बरमूडा टाइप पहन रखा है, मतलब पैंट्स भी नहीं पहन रखी उसने अभी, है ना। और वो बोलता है कि आ जाए अभी, वरना उसको फायर कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फारफ्रे जो है वो आधी ड्रेस पहने हुए इस एबेल को देखता है यार्ड में हेंचर्ड के आने से पहले। इस सिचुएशन से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फारफ्रे को, और वो उसको कमांड करता है कि वो घर जाए और एक आदमी की तरह कपड़े पहन के आए और काम करे। हेंचर्ड आता है और जो एबेल है जो घर जा रहा है उसको देखकर वो बड़ा ही हैरान होता है ना। और सारे के सारे आदमी जो हैं वो फारफ्रे की तरफ देखने लगते हैं, मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फारफ्रे ने ऐसा करने को कहा है। फारफ्रे जो है वो कहता है कि अब ये जो जोक है ना, ये आधे कपड़ों में आने वाला कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। परंतु हेंचर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो एबेल को कहता है कि कपड़े पहनकर जल्दी से आ जाओ, नहीं तो फारफ्रे यानी कि वो खुद हेंचर्ड का एम्प्लॉयमेंट नौकरी छोड़ देगा फॉर गुड, हमेशा के लिए। फारफ्रे और हेंचर्ड आपस में बात करते हैं दोनों अकेले में, और फारफ्रे उसे कहता है कि उसे ऐसे तानाशाही तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। हेंचर्ड को बड़ा ही मतलब हर्ट फील होता है ना, कि फारफ्रे किस तरह से सबके सामने उससे ऐसे बात कर रहा है। हेंचर्ड जो है पूरा दिन गुस्से में रहता है, और जब किसी वर्कर द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, तो उसको बोलता है फारफ्रे से पूछो, वही मालिक है यहाँ का। मतलब एक तरह से गुस्से में है वो, किसको लेकर, फारफ्रे को लेकर। हेंचर्ड जो कि उस अपने वर्कर्स में सबसे ज़्यादा एडमायर्ड था, वो अब नहीं रहा है ना। एक डर्नोवर का एक फार्मर, डर्नोवर जगह का नाम है, मिस्टर फारफ्रे के लिए एक बच्चे को भेजता है ताकि वो उनका जो हे है उसको वैल्यू कर सके, उसकी कीमत लगा सके। परंतु जो बच्चा है मैसेज लेकर आया जो, वो हेंचर्ड के पास चला जाता है, और हेंचर्ड के पूछने पर बच्चा कहता है कि हर कोई जो है मिस्टर फारफ्रे को ही बुलाना चाहता है, क्योंकि सब उसको बहुत ही पसंद करते हैं, है ना। और बच्चा जो है वो जो टाउन में गॉसिप चल रहा है वो हेंचर्ड के सामने रिपीट करता है। हेंचर्ड जो है फारफ्रे जो है उसको उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसको गुस्सा नहीं आता, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा चतुर भी है ना। और कुछ औरतें तो ऐसा भी कहती हैं कि फारफ्रे को इंचार्ज होना चाहिए, हेंचर्ड को नहीं होना चाहिए। हेंचर्ड जो है वो क्योंकि उसको गुस्सा आ गया इसलिए फारफ्रे को नहीं भेजता है, वो खुद चला जाता है, और रास्ते में ही उसको फारफ्रे मिलता है। फारफ्रे जो है कोई गाना गा रहा है जब वो चल रहा है ना। जंतु जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वो वहाँ पे पहुँचते ही अपना गाना बंद कर देता है, क्योंकि जिस फैमिली में वो जा रहे हैं उस फैमिली का में जो फादर है वो अभी भी उसकी डेथ हुई है। हेंचर्ड जो है वो फारफ्रे का जो इंटरेस्ट है दूसरों के भलाई का, उसका उपहास उड़ाता है, उसके खुद की फीलिंग्स का भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हेंचर्ड की फीलिंग भी और दूसरों की फीलिंग का भी जो इतना ध्यान रखता है ना, वो कौन, फारफ्रे, उसका वो मजाक उड़ाता है, उपहास उड़ाता है। फारफ्रे जो है उसे माफ़ी मांगता है, ये कहते हुए कि अगर उसने किसी भी तरीके से हेंचर्ड को हर्ट किया हो तो। हेंचर्ड जो है
वो फारफ्रे को वैल्यू करने देता है, कीमत लगाने देता है कि और जो जोड़ी है वो वहाँ से वापस अपनी फ्रेंडशिप को रिन्यू करके लौटते हैं, क्योंकि फारफ्रे ने माफ़ी मांग ली है। हालांकि हैंचर अब इस दिन के बाद से प्राय इस बात को रिग्रेट करता है कि उसने अपने सारे सीक्रेट फारफ्रे को क्यों बता दिए या बता दिए हैं। अब उसे लगता है कि ये एक बड़ा खतरा मेरे लिए होने वाला है। बहुत ही डरते हुए उसके बारे में सोचता है वो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 15 खत्म होता है। चैप्टर 16 की बिगिनिंग में हम देखते हैं कि हैंचर जो है धीरे धीरे फारफ्रे के प्रति अपने इमोशंस को कम प्रकट करने लगा है। अब वो उसके कंधों पर हाथ नहीं रखता है और ना ही उसको डिनर पे बुलाता है। हालांकि उनका जो बिजनेस का जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है वैसे ही, है ना। कब तक? जब तक कि एक नेशनल हॉलीडे पे सेलिब्रेशन का दिन आता है। फारफ्रे के पास एक आइडिया है, एक विचार है कि वो एक छोटा सा टेंट लगाएगा सेलिब्रेशन के लिए, है ना। और उसका आइडिया सुनने के बाद हैंचर्ड जो है ये महसूस करता है कि वो थोड़ा सा केयरलेस है, हैंचर्ड खुद, है ना, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ टाउन जो है उसके रूप में। क्यों? क्योंकि वो कोई पब्लिक सेलिब्रेशन को, पब्लिक फेस्टिविटी को आयोजित नहीं कर रहा है। हैंचर जो है वो अपने सेलिब्रेशंस की तैयारी करने लगता है, जो टाउन में हर कोई तारीफ करता है जिसकी, जब उनको पता लगता है कि वो सारा खर्चा उसका खुद उठाएगा। जबकि फारफ्रे जो है वो थोड़ा सा छोटा सा चार्ज, स्मॉल प्राइस या स्मॉल चार्ज रखना चाह रहा है पर हेड एडमिशन के लिए, है ना। और ऐसा एक आइडिया है ये पैसे लेने वाला, जिस पे हैंचर जो है वो क्या कहता है, उसका मजाक उड़ाता है और ये सोचता है कि कौन जो है ऐसी चीज़ के लिए पैसा देगा, है ना। हैंचर के सेलिब्रेशन में क्या क्या है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ और गेम है। उसने ग्रीसी मतलब चिकने पॉल्स लगा रखे हैं क्लाइंबिंग के लिए, बॉक्सिंग के लिए जगह है, कुश्ती के लिए जगह है और साथ में वो सबको चाय भी फ्री में पिला रहा है। हैंचर जो है वो फारफ्रे का जो बहुत ही अजीब सा टेंट है उसको देखता है और वो उसे महसूस होता है, ऐसा फील करता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में कि उसका जो खुद की प्रिपरेशन है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है और कहीं ज़्यादा मतलब पैसा लगा है उनमें। वो दिन आ जाता है और उस दिन जो है बादल आकाश में छाए हुए हैं और दोपहर में वर्षा होने लगती है, बरसात होने लगती है। कुछ लोग जो हैं हैंचर का इवेंट जो है उसको अटेंड करते हैं, परंतु तूफान जो है और ज़्यादा बढ़ता जाता है और टेंट जो उसने लगाया था वो उड़ जाता है। 6 बजे तक हालांकि जो तूफान है वो ख़त्म हो जाता है और हैंचर ये आशा करता है कि उसके सेलिब्रेशन कंटिन्यू करेंगे, परंतु जो टाउन के लोग हैं वो आते नहीं हैं। और हैंचर जो है एक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने पर उसको पता लगता है कि लगभग सभी जो हैं वो फारफ्रे के सेलिब्रेशन में एंजॉय कर रहे हैं। हैंचर जो है वो बहुत ही गुस्से से और निराशा से अपने सेलिब्रेशंस को समेटता है या बंद करता है और घर चला जाता है। लेकिन जब दिन छिपने लगता है तो वो बाहर निकलता है और दूसरे लोगों के साथ साथ फारफ्रे के टेंट में चला जाता है। बहुत ही क्लेवरली जो है बनाया हुआ एक पवेलियन है जहाँ पर बैंड के लिए जगह है थोड़ी सी और डांस के लिए भी जगह है जो चल रहा है। हैंचर ये ऑब्जर्व करता है कि फारफ्रे की डांसिंग को बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा तारीफ़ की जा रही है ना, और उसके डांस पार्टनर्स बहुत सारे हैं, मतलब सब लोग आके फीमेल्स खासकर उसके साथ डांस करती हैं। वो विलेजर्स को ये बोलते हुए सुनता है, क्या बोलते हुए उसके और फारफ्रे के बारे में, और वो क्या कह रहे हैं कि हैंचर जो है वो एक मूर्ख रहा होगा कि उसने ऐसे दिन, ऐसे मौसम वाले दिन पे बाहर का कोई प्लान किया, बाहर की फेस्टिविटी को प्लान किया। फारफ्रे जो है अपने मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है ना, और ऐसा भी कहा जाता है कि फारफ्रे के मैनेजमेंट ने ही हैंचर के बिजनेस को इम्प्रूव किया है। टेंट में एलिजाबेथ जेन जो है वो फारफ्रे के साथ डांस कर रही है। डांस के बाद वो अपने पिता की तरफ देखती है कि उससे उसको फादरली अप्रूवल मिलेगा, मतलब उसके फादर उसको पसंद करेंगे, परंतु वो एक एक विलन जैसी एक क्लियर दृष्टि जो है वो किस पे डालता है, फारफ्रे पे, है ना। कुछ अच्छे जो फ्रेंड्स हैं हैंचर के वो उसको टीज करते हैं, है ना, किस बारे में कि उसको उस दिन फारफ्रे द्वारा, फारफ्रे के जो सेलिब्रेशन का क्रिएशन है उसके द्वारा हरा दिया गया था, मतलब उसका अच्छा था क्रिएशन, जो उसने जो सेलिब्रेशंस का क्रिएशन किया है या टेंट लगाया है। हैंचर दुख से रिस्पॉन्ड करता है कि फारफ्रे का जो टाइम है उसके मैनेजर के रूप में वो ख़त्म होने वाला है, और वो अपना स्टेटमेंट दोबारा दोहराता है, दोबारा कहता है जब फारफ्रे आता है उसके पास में और फारफ्रे उसको सुन लेता है, मतलब ये बात सुन लेता है फारफ्रे कि हैंचर जो कह रहा है कि मैं उसको अब अपने काम पे नहीं रखूँगा। अगली सुबह जो है हैंचर की जो जेलस नेचर थी, टेम्पर थी, वो जा चुकी है और उसे बड़ा ही पश्चाताप होता है कि उसने ये बात क्यों कही,
कौन सी बात कि वो फाफड़े को काम पे नहीं रखेगा। हालांकि उसे अब पता लगता है कि वो यंग मैन जो है वो उसका जॉब छोड़ने के लिए बिल्कुल डिटर्मिन्ड है ना। जब उसने हैंचर्ड का स्टेटमेंट सुन लिया है पिछली इवनिंग को कि वो उसे जॉब पे नहीं रखेगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है 16 वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर जो है इसके कारण उस दिन काम से छुट्टी लेने का उनको अच्छा बहाना भी मिल जाता है।